स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। और आप सभी के नवरात्रि का हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को आज नवमी है और आज मैं रात में लाइव नहीं करा रहा हूं क्योंकि रात में सभी लोग मेला घूमने जाते हैं। इसलिए मैं सोचा कि 11 बजे दिन में आज लाइव मैं करा दूं थोड़ा सा, ताकि आप सभी का अच्छा चले जाए। क्योंकि एक चीज़ है, बहुत बड़ी बात मैं बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम मेरे यहाँ हुआ है 27/12/2021 का। काफ़ी सेशन हार्ड है। इस सेशन हार्ड है, इस सेशन को अच्छे से कराऊंगा मैं। इस सेशन में मैं आपको सीडीपी प्लस ईवीएस का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। दोनों क्वेश्चन होगा इसमें, सीडीपी 30 ईवीएस 30, 60 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इतना बेटर तरीका से कराऊंगा कि आपका जितना भी कमजोरी है सब दूर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं देर न करते हुए। 27 दिसंबर 2021 का जो पेपर है वो हार्ड हुआ था, ठीक है। इसलिए डरे नहीं। जो लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम दिए उन लोगों को काफ़ी निराशा महसूस हुआ, फिर भी मैं हूँ तब तक आपको डरना नहीं है। चलिए, प्रथम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि बच्चे के संदर्भ में विकास के अंतर्गत डैश आते हैं। केवल गुणात्मक भाई गलत होता है, केवल मात्रात्मक भी गलत होता है। गुणात्मक मात्रात्मक दोनों, क्योंकि गुणात्मक विकास होता है, मात्रात्मक वृद्धि होती है। ये सही है और ये आपका गलत जा रहा है। तो ऐसे प्रश्न तो आपका इजी है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। देखिए, कहीं भी ये वर्ड रहे सूक्ष्म, तो वहाँ उंगली से जो वर्क होता है ना, उंगली से जो भी वर्क होता है दोस्तों, वह सूक्ष्म गति कौशल होता है। तो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल पूछ रहा है तो लिखना उंगली से होता है, यही होगा। कूदना पैर से होता है तो ये स्थूल कौशल हुआ। तैरना हाथ से पैर से दोनों से होता है, शरीर का बड़ा भाग काम करता है तो स्थूल कौशल होता है। दौड़ना जो भी है पैर से होता है तो स्थूल कौशल होता है। तो उंगली से जो भी हो सूक्ष्म गति कौशल होगा। क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न है, देख लीजिए, काफी मस्त क्वेश्चन है कि बच्चे के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है। देखिए, संवेदनशील चरण होता है 3 से 6 वर्ष, प्रारंभिक बाल अवस्था। इसमें आप गाली दीजिएगा, अगल बगल में बच्चा सुन के भी गाली देगा, अर्थ नहीं जानेगा। तो संवेदनशील चरण का क्या तात्पर्य है। तो किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण, गर्भधारण से जन्म तक का विकास, ये शैशवावस्था होता है, ये संवेदनशील नहीं होता है। शैशवा से परम वयस्क और अवस्था में विकासात्मक चरण, तो ये भी शैशवा चला गया, ये भी नहीं होगा। क्लियर। किसी व्यक्ति में अंतःस्रावों में अचानक परिवर्तन का विकास का चरण, संवेदनशील में अचानक परिवर्तन नहीं होता है। अचानक परिवर्तन याद रखिएगा संवेग में होता है। और ये अचानक परिवर्तन ये जरूरी नहीं है कि प्रारंभिक बालावस्था में हो, बुढ़ापे में भी होता है, बचपन में भी होता है। अचानक परिवर्तन को संवेग कहते हैं। डर, प्यार, गुस्सा, उसको अचानक परिवर्तन कहते हैं। तो यही आपका सबसे बेटर उत्तर जा रहा है, किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है। समकक्षी समूह बोले तो आपके साथी लोग, क्या सही है समकक्षी समूह के बारे में। तो बच्चे के द्वितीय समाजीकरण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे का द्वितीय में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है। तो कह रहा है कि बच्चे के द्वितीय समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बोले तो विद्यालय में समकक्षी समूह होते हैं, वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि विद्यालय वाले दोस्त जो अभी है आपका, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे के समाजीकरण में कोई भूमिका नहीं, गलत। बच्चे के समाजीकरण में लघु
लेकिन निरर्थक भूमिका, इसमें कोई नहीं, है ना। यहाँ द्वितीय समाजीकरण का कारक नहीं है। देखिए सब नेगेटिव बात बोला गया, यहाँ एक पॉजिटिव बात है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा उप अवस्था लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास की परंपरा की अवस्था के अंतर्गत आता है। परंपरा अवस्था होता है कोलबर्ग का द्वितीय अवस्था, कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत आता है। तो ये इसमें याद रखिएगा, अनुदेशन आदान प्रदान ये नहीं है, सार्वभौमिक थर्ड स्टेट है, और अनुबंध नैतिक अधिकार ये भी नहीं है आपका, सामाजिक सरोकार है, और आत्मबोध जो है वह जो आता है वह परंपरागत अवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। सामाजिक समायोजन घटित होता है जब क्या हो, बच्चे अपने अनुभव और वर्तमान स्कीमा में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करें। समायोजन में क्या कह रहा है, वर्तमान स्कीमा में रूपांतरण करें। आगे भी देख लेते हैं कैसा ऑप्शन दिया है, सॉरी अगला ऑप्शन है कि बच्चे अपने वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन करके नए अनुभव के अभिप्राय को समझते हैं। याद रखिए समायोजन के बारे में पूछा है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ या बताया हूँ ऑफलाइन क्लास में कि समायोजन कहीं भी रहता है वहाँ पे परिवर्तन होगा। अगर रूपांतरण दे रहा है तो गलत है। रूपांतरण माने होता है बदलाव, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। परिवर्तन होता क्या है, पूरा का पूरा बदल देना। तो परिवर्तन सबसे बेटर माना गया है समायोजन के लिए। समावेशन रहता तो परिवर्तन नहीं होता। आपका उत्तर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिनमें से 4 लाल और 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक है या लाल फूल अधिक है, तो बच्चा उत्तर देता है नीला फूल अधिक है। नीला फूल अधिक है, बच्चा सही जवाब दे रहा है, क्योंकि लाल 4 है, नीला 12 है। तो जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चे अभी डैश दक्षता हासिल नहीं कर पाई है। चलिए, क्या दक्षता हासिल नहीं कर पाया बच्चा, तो क्रमबद्धता, सकर्मक अनुमान, प्रतिगप्ति, चिंतन। तो अभी जो है वह श्रेणीबद्धता वर्गीकरण जो है वह हासिल नहीं कर पाया है, क्योंकि अभी बच्चे दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। श्रेणीबद्ध यहाँ पे जाएगा, कैसे होगा श्रेणीबद्धता, ध्यान दीजिएगा। क्रमबद्धता तो उसको समझ में आ रहा है कि कौन सा क्रम अधिक है, ठीक है, क्रमबद्ध वो कर ले रहा है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। सकर्मक अनुमान लगा ले रहा है, क्योंकि वो सही उत्तर बताया कि नीला की संख्या अधिक है। उसके पास प्रतिज्ञप्ति चिंतन हो रहा है, लेकिन ये श्रेणीबद्धता वर्गीकरण उसके अंदर इस क्वेश्चन में नहीं होगा, है ना। यहाँ वर्गीकरण नहीं करना है अभी, तो तीनों होता है लेकिन ये आपका इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया करा करके, मतलब कि बातचीत करा करके, सहारा दे करके अध्यापन करा रहा है। तो यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है? सहारा उहारा दिया जा रहा है ना, अंतःक्रिया कराया जा रहा है। तो कहीं भी आता है अंतःक्रिया करना, सहारा देना और सहपाठी के द्वारा, तो ये सब समाज में होता है और सामाजिक लेई वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर जाएगा। ये हेल्प हो, अंतःक्रिया हो, सहपाठी के द्वारा हो रहा हो, मदद मिल रहा हो, तो आपका वाइगोस्की साहब जाएंगे।
प्रगतिशील शिक्षा में पाठचर्या का उद्देश्य डैश को महत्व देना है। प्रगतिशील में किसको महत्व देना है? तो रटना नहीं है। प्रगतिशील है तो रटना नहीं है। सतह के प्रति अनुकूलता, ये जरूरी नहीं है कि केवल सतह के लिए ही वह अनुकूल बना रहे, बोले तो कुर्सी के लालच में वह प्रगतिशील है, ऐसा बात नहीं है। आलोचनात्मक चिंतन, प्रत्यास्मरण और सतत अभ्यास, ड्रिल शब्द गलत होता है, इसलिए आपका ए भी गलत जाएगा। तो आपका बचा आलोचनात्मक चिंतन। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा में पाठचर्या का उद्देश्य है डैश को महत्व देना, तो आलोचनात्मक चिंतन को महत्व देना है। जो सही है उस पर बताना है, जो गलत है उसको बनाना है। तो प्रगतिशील में आलोचनात्मक चिंतन होता है। आप याद कर लीजिए, प्रगतिशील पाठचर्या का उद्देश्य में आपका आलोचनात्मक चिंतन आता है, नोट कर सकते हैं। और ऑफलाइन क्लास में मैं जितना भी है अभी करा रहा हूँ, 60 प्रश्न कराऊंगा। ऑनलाइन प्रश्न में ऑफलाइन क्लास में मैं सभी पर नोट एक तैयार करवाऊंगा अच्छे से। इससे जितने भी प्रश्न बनेंगे अच्छे से 10वीं को आप लोग जरूर आइएगा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है? देखिए, गार्डनर साहब बोले हैं कि आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करने और आचरण की दिशा देने की, तो आंतरिक भावना अगर होता है तो किसके अंदर होगा? तो आपके अंदर होगा। क्या कहा? आंतरिक भावनाओं को पहचाने और उसका प्रयोग करके आचरण की दिशा की योग्यता का संबंध कैसे है? तो आंतरिक भावनाओं को आप पहचान लीजिएगा, अपने आप को पहचान लीजिएगा, तो अंतःवैकृत होता है खुद के बारे में। अगर दूसरे के बारे में आंतरिक भावना रहता तो अंतर्वैयक्तिक तो बुद्धि होता। ठीक है, इसलिए आपका उत्तर बी पड़ गया। नेक्स्ट पर आते हैं। कथन कारण है, डरना नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव ध्यान से देख लेना है कि क्या बोला जा रहा है। कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी बात है, प्रिंट समृद्ध कहीं भी रहे, वातावरण हो रहा है तो अच्छा हो रहा है। उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है। उपकारी वातावरण, यहाँ भी वातावरण के बारे में चर्चा हुआ, यहाँ भी वातावरण के बारे में चर्चा हुआ, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों सही जा रहे हैं, व्याख्या सही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश शब्द का प्रयोग जैविक अंतर के लिए होता है, जबकि डैश शब्द का प्रयोग विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है, जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं ध्यान से, कहीं भी रहे जैविक अंतर के लिए तो वहां पे आपका उत्तर लिंग होगा। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए फिर से, अगर जैविक शब्द रहे तो लिंग होगा। यहाँ पे क्या होगा? लिंग। लिंग क्या है? जैविक संरचना है। जबकि यहाँ पे क्या है? विशेषता, स्वभाव, संस्कृति माने समाज, और जेंडर जो है वह सामाजिक है, तो यहाँ पे जेंडर होगा। लिंग है जैविक संरचना। क्वेश्चन पूछता है लिंग क्या है, तो लिंग है जैविक संरचना। जेंडर क्या है, तो सामाजिक संरचना, बोले तो सांस्कृतिक संरचना, तो उत्तर आपका ए पड़ जाएगा। नेक्स्ट है, बहुभाषी कक्षा के लिए निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा? बहुभाषा के लिए तो केवल उन्हीं छात्रों के लिए बोल रहा है, हटाइए इसको। ठीक है, यहाँ पे दंडित करने के लिए कह रहा है, इसको भी हटाइए। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना, बहुभाषा माने बहुत सारे भाषा का सम्मान करना है टीचर को, और छात्रों को उसके भाषा के संवाद के लिए प्रोत्साहन करना, ये बहुत बेटर बात है। प्रोत्साहित करिए, हतोत्साहित नहीं।
जिनका प्रयोग करने में आसानी हो जाए। बहुत अच्छा बात है, कहीं भी नेगेटिव बात नहीं बोला है, तो ऐसे ऑप्शन करके आएंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षण के संदर्भ में सही है? याद रखिए, मानकीकृत परीक्षण का परिभाषा क्या होता है ये आपको याद करना पड़ेगा। मानकीकृत बोले तो स्टैंडर्डाइज, ठीक है। तो मानकीकृत परीक्षण का होता क्या है? अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करना। देखिए, मानकीकृत में अपसारित नहीं होता है, क्योंकि मानकीकृत खुद ही नेगेटिव वर्ड है, अपसारित पॉजिटिव है, तो ये नहीं होगा। वे मूल्यांकन जो सख्त ढांचा और संरचना पर आधारित है। मानकीकृत सख्त ढांचा पर आधारित है, मानकीकृत खुद नेगेटिव है और सख्त ढांचा भी खुद नेगेटिव है। स्टैंडर्ड परीक्षण तो सख्त परीक्षण, याद रखिएगा, मानकीकृत जहां रहेगा वहां सख्त ढांचा पर आधारित होगा, वो सही जाएगा आपका। नोट भी कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है? अधिगम के लिए उपयुक्त है सिर्फ साल के अंत में परीक्षा, और वो भी सिर्फ, ठीक है। मानकीकृत अभी बोल रहे हैं ना, नेगेटिव जाता है, केवल रटना, प्रत्यास्मरण में रटना। तो बच्चे के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण, नियमित करना है, बेटर कर रहे हैं आप। नेक्स्ट, एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को गणित के सवाल के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देता है, ठीक है। अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में ये जो तकनीकी है क्या है? ये तकनीकी बताना है कि क्या है। 16 नंबर। तो अर्थहीन, भाई गलत बोल दिया, कभी कभी इस्तेमाल की जानी चाहिए, कभी कभी क्या करिएगा, रोज करिए। अधिगम की गति बाधित, वर्ड भी पकड़ना है। अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करेगा, बहुत बेटर बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, एक सेकेंड। चलिए, अगला प्रश्न है जो कूट है, जो आपके सामने में मौजूद है, जवाब देना है आप सभी को। कूट का जवाब, समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखती है? तो समावेशी में कभी भी याद रखिएगा सृजनात्मक होगा, बच्चा स्वलीन भी होगा, कुछ भी होगा। समावेशी में क्या, कमजोर विद्यार्थी, तेज विद्यार्थी, गरीब अमीर सब होगा। स्वलीन भी होगा, अधिगम विकार भी होगा, ठीक है। अगर समावेशी शिक्षा है तो उसमें गलती करने वाला भी बच्चा होगा, अधिगम का विकार भी होगा, मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण भी कक्षा होगा, तो सब होगा। समावेशी के लिए कोई गलत नहीं होता है, सब होता है समावेशी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षर और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित कर देता है। माने एक बच्चा है, कोई वर्ड को गायबे कर दे रहा है, पढ़ ही नहीं रहा है, फिर उल्टा करके देता है, उल्टा करके बोलता है। कमल को लमक कभी कभी बोल देता है उल्टा। तो ऐसी घटना अगर घट रही हो आपके बच्चे में, ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों को पढ़ना मने वाचन, वाचन वैकल्य, डिसलेक्सिया, क्लियर, याद रहेगा ना। नेक्स्ट है, बिंदु आप अपने आप से परियोजना पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित है। बिंदु लड़की है जो काफी उत्साहित है काम करने के लिए। वह मौलिक और अभिसारी समाधानों का खोज कर ली है, अपसारी नहीं अभिसारी का खोज कर ली। यह गुण किस ओर संकेत करता है? तो अगर वह मौलिक या अभिसारी खोज कर लिया है तो स्व केंद्रीय वो नहीं है। देखिए, केवल अभिसारी रहता तो उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन करें मौलिक एवं अभिसारी खोज कर लेती है तो यह गुण सृजनात्मक की ओर संकेत करेगा।
मौलिक अगर हो गया तो सृजनात्मक अभिसारी में चल जाएगा। ठीक है, अगर मौलिक नहीं रहता तो सृजनात्मक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है? आंशिक दृष्टि जो थोड़ा थोड़ा देख पा रहा है उसमें कौन सा सही होगा ये बताना है आपको। फर्स्ट है कि बड़े बड़े छपी पुस्तकें दीजिए, बहुत अच्छी बात है। त्रियामी मानचित्र या चार्ट दीजिए, और चार्ट भी यहाँ सही जा रहा है क्योंकि इसमें त्रियामी मानचित्र बोल रहा है 3 डायमेंशनल छू करके। चार्ट भी देना है तो वो भी बड़ा सा चार्ट देना है, बड़े बड़े अक्षर यहाँ पे बोल ही दिया है। छोटे प्रिंट वाले कार्यपत्रक देना, ये आपका गलत हुआ, छोटा प्रिंट वाला, क्योंकि वह आंशिक दृष्टि है, थोड़ा थोड़ा देखता है। तो छोटा प्रिंट सॉफ्टवेयर जो मूल पठन पाठक को वाक्य में परिवर्तित करता है, माने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो लिखे हुए बात को साउंड के माध्यम से, वाक्य माने साउंड के माध्यम से बताए, तो ये भी आपका सही है। उत्तर आपका जो जाएगा वह बी पर जाएगा। नेक्स्ट है, सुनिएगा कि कक्षा में बच्चे के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्नलिखित में कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है? संप्रत्यय नक्शे निर्माण में बच्चों का सहायता प्रभावशाली नहीं है, तो बच्चों को सहायता देना है, अच्छी बात है अगर बच्चा निर्माण कर रहा है तो। नेगेटिव बात बोला जा रहा है, याद रखिएगा। बच्चे को स्मृति सहायक विधियां और खंडीकरण के उपयोग खंडीकरण के उपयोग सीख रहा है, तो उपयोग का कहाँ उपयोग करना है ये भी सही जा रहा है। बच्चे प्रश्न और उत्तर निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना, आप ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, है ना, निष्क्रिय नकल उतारो, तो नेगेटिव बात, तो नेगेटिव आंसर। आइए नेक्स्ट, ईवीएस भी कराऊंगा इसमें। निम्नलिखित में कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है? प्रक्रियात्मक अमेरिका की राजधानी नहीं होगा, एक हो जाएगा वाशिंगटन डीसी बोल दे। एक शब्द में होगा, वह प्रतीकात्मक ज्ञान नहीं होगा, प्रक्रियात्मक ज्ञान नहीं होगा, सॉरी। मानचित्र ग्लोब में क्या अंतर है? ये भी आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा दीजिए, ये भी नहीं होगा क्योंकि सब फिक्स है। 3 अंकों वाली संख्या को जोड़ने का तरीका क्या है? अलग अलग 3 अंकों की संख्या का तरीका हो जाएगा, जोड़ने का एक तरीका, ये हो गया प्रक्रियात्मक ज्ञान। ठीक है, आपका उत्तर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश होना चाहिए। शिक्षा क्या होना चाहिए? वेधन शब्द गलत होता है, इसी को बोलते हैं ड्रिल। ठीक है, अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी, याद रखिएगा, प्रयोग पर बल दिया है 2020 वाला नीति। किस पर बल दिया है? प्रयोग पर। तो खोज है, ये है ना, खोज उन्मुखी, बहुत अच्छी बात है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षक केंद्रित तो आज तक कभी सही हुआ ही नहीं। परीक्षा के लिए ये भी नहीं गया, उत्तर आपका बी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में एक सेकेंड दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है? सार्थक अधिगम का श्रेष्ठ परिभाषा तो याद करने के लिए सीमित कर रहे हैं, गलत गया। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चे द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। बहुत अच्छा बात है, कहीं भी इसमें गलत नहीं बोला है, इसलिए आपका ये सही गया। आप कहिएगा कि सर सी में क्या सही गलत था? तो मानकीकृत परीक्षा या स्टैंडर्ड परीक्षा गलत होता है, इसमें सख्त निर्देश
का पालन करना पड़ता है। केवल शिक्षक जा रहा है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? अगर किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, बार बार आप अटक जा रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? प्रक्रियात्मक स्थिरता याद करना पड़ेगा, इसको अनुक्रिया समुच्चय बोलते हैं। अनुक्रिया जो कर रहे हैं उसका एक ही चीज पर आप अनुक्रिया कर रहे हैं, एक ही तरीके प्रस्तुत करने पर अटक जाना। अनुक्रिया कर रहे हैं क्या चीज पर? एक ही तरीके को प्रस्तुत करने का। तो इसको लिख करके याद करने वाला चीज है। हम जो बताते हैं उसको लिख करके याद करना है। एक ही समस्या एक ही तरीके से प्रस्तुत करके अटक जा रहा है तो अनुक्रिया समुच्चय होगा। नेक्स्ट है कि एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूह में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं। प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किसी उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है। क्या उपयोग हो रहा है भाई? क्वेश्चन क्या था? फिर से आते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बोला कि एक विद्यार्थी, सुन लीजिएगा, छोटे छोटे समूह में नियत कार्य पर लगे हुए हैं। छोटे छोटे समूह बना बना करके एक कार्य को कर रहा है। बड़ा सा काम होगा इसीलिए छोटे छोटे में बदल करके कर रहा है। तो यह उपागम क्या कहलाता है? 26 का उत्तर बताए। संरचना, अगर छोटे छोटे समूह में बट करके किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? संरचनावादी दृष्टिकोण कहते हैं। उत्तर आपका बी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, छोटे छोटे समूह में बट करके कार्य को करना संरचनावादी कहलाता है। समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंच जाता है। देखिए, पीछे तक पहुंचकर हल तक पहुंचना क्या कहलाता है? यह भी रटने वाली बात है। अनुरूपक नहीं कहलाता है। पक्षगामी कार्य युक्ति, देखिए यहाँ लिखा है पक्षगामी माने पीछे, पीछे की तरफ चलकर, पक्षगामी कार्य युक्ति। ठीक है, मिला ना? सही सही। चलिए, जब बच्चे गलतियां करते हैं तो उन्हें कक्षा में महत्व नहीं देना चाहिए। गलत बात है, गलतियां तो होगा ही। उन्हें बार बार दोहराने के लिए कहना, कह देना कि गलती करना छोड़ ना दे, जब तक वो गलती करना छोड़ ना दे, गलत हो गया। उन्हें कक्षा में एक अलग खंड में बैठा दीजिएगा, बच्चा समझ जाएगा कि हम गलती कर रहे हैं और वह हीनता का शिकार हो जाएगा। तो क्या होगा? शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करना चाहिए कि कहाँ पे वो गलती कर रहा है। नेक्स्ट, एक शिक्षक को अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित करिएगा? जैसे कि मैं आपको बार बार बोलता हूँ ऑफलाइन क्लास में कि रोज एक सेट मारना है, सॉल्यूशन करना है। भाई जब समझाते हैं तो आप खूब प्रेरित हो जाते हैं, सोचते हैं कि घर जाके मारेंगे, और घर पे आपको कोई काम मिल गया, छोड़ो कल करेंगे। तो ये आप आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं है। और जो प्रेरित नहीं है, रिजल्ट की चिंता छोड़ दीजिए, रिजल्ट नहीं आने वाली है। अगर आप आंतरिक रूप से प्रेरित है, जो हम कह रहे हैं वो कर रहे हैं आप, है ना, और आप उसके प्रति काफी रुचि है, तभी आप कुछ कर पाइएगा। तो भय पैदा करने से नहीं होगा, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन से नहीं होगा, व्यक्तिगत निपुण लक्ष्यों को निर्धारित करने में सहयोग दे करके, टॉफी इनाम से नहीं होने वाला है। ठीक है, वास्तविक नाम से। तो यहाँ सहयोग देना है, इसलिए निर्धारित लक्ष्य के लिए बहुत बेटर है। जैसे कि आपका निर्धारित लक्ष्य क्या है? सीटेट निकालना, अच्छा नंबर से 120 130 नंबर से निकालना, उसके लिए हम आपको सहयोग करेंगे, बेटर होगा। आप लोग चाह दीजिएगा तो क्या नहीं हो। ठीक है, किसी विद्यार्थियों की योजना बनने, जांच करने
जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? अगर आप अपने ही अधिगम में परिवर्तन कर रहे हैं, सुन लीजिए मेरी बात, जैसे सुन लीजिए मेरी बात फिर से, कि कोई काम कर रहे हैं या क्वेश्चन लिख रहे हैं और खुद परिवर्तन कर लिए, अपने अधिगम में खुद अपना मूल्यांकन कर लिए, अपना जांच कर लिए, है ना, अपने ही अधिगम में परिवर्तन कर लिए, मतलब आपके पास जानकारी है जो आपको एक आपसे मूल्यांकन हो पा रहा है। तो जिस जानकारी के द्वारा आप कर रहे हो उसको अधिसंज्ञान कहते हैं। संज्ञान माने जानकारी, अधिसंज्ञान माने आपके माइंड में उत्पन्न हुआ अभी जानकारी और आपने से खुद मूल्यांकन कर लिए। और चलिए ईवीएस भी कराना है इसी सेशन में, इसलिए घबराइए नहीं, थोड़ा सा पानी उनी पी लीजिए, ईवीएस शुरू करते हैं। चलिए पानी उनी तो पी लिए होइएगा आप लोग, छोड़ना नहीं है। जाएगा कहाँ भाई? सेशन सबसे हार्ड सेशन था 27 दिसंबर का, याद रखिएगा, इसीलिए मैं अच्छे से कराना चाह रहा हूँ। और राधा के शिक्षक, अब आते हैं क्वेश्चन पर, यह अवलोकन करते हैं कि राधा को श्याम पट पर पढ़ने में कठिनाई हो रहा है। आप एक टीचर है, आपका एक बच्चा है राधा, जिसको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है श्याम पट पर लिखा हुआ बात, तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थ की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा है। बताइए, जिसको दिखाई नहीं देता है, रतौंधी हो जाता है, बोर्ड पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको विटामिन ए खाना है। क्या खाना है? विटामिन ए खाना है दोस्तों। तो इसमें कहीं भी गलती नहीं होगा, फटाफट कराएंगे, क्योंकि ये ईवीएस है, इसमें कोई हार्ड नहीं होता है, ठीक है। विटामिन ए की जरूरत है, गाजर खिलाइए। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? हंगुल मृग, मृग की एक प्रजातियां हैं उसी में का, तो उसका एक स्पेशल सरिस्का में नहीं होगा। जिम कार्बेट में तो एक सिंगा बाघ गैंडा होता है। रानीखेत मुर्गियों का पालन के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ होगा दाची ग्राम हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। रटना होगा हंगुल मृग के लिए दाची ग्राम। नेक्स्ट दोस्तों फटाफट कराएंगे, क्योंकि जीके जीएस तो टाइप का क्वेश्चन है। संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित पहल है। ओजोन परत का संरक्षण किस कारण प्रारंभ हुआ, इसका चुनाव करिए। ओजोन परत कहीं भी आए, उसके संरक्षण की बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मार के आना है, ठीक है। क्या मारना है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब कहिएगा सर हम एक बार डावसन पढ़े हुए हैं, डर्बन डावसन, डावसन से ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। यहाँ डर्बन दिया हुआ है, शिखर सम्मेलन दिया हुआ है, गलत है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संरक्षण होता है ओजोन का। देखिए वह पक्षी जो दिल्ली में समांतर रूप से दिखाई देता था, सुन लीजिए, काफी दुखद घटना है, परंतु अब चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष दिन मनाया जाता है। यह शहरीकरण दुर्लभ हो गई है। वह चिड़िया क्या है? मतलब एक चिड़िया है जिसके लिए विशेष दिवस मनाया जाता था, तो वह चिड़िया का नाम बताना है, बताइए। तो गौरैया दिवस मनाया जाता है, शायद 12 अप्रैल को शायद है, तो अगर पूरा कंफर्म नहीं है हमको, है ना, आंसर तो गौरैया होगा, उसी गौरैया दिवस मनाया जाता है, लेकिन दिवस हमको पता नहीं है। 12 अप्रैल होना चाहिए, ऐसे थोड़ा मोड़ा माइंड पर है, तो आप लोग इसको गूगल कर लीजिएगा कि गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, पूछ देगा। निम्न में कौन से स्थानों पर नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देखते हैं? लद्दाख कारगिल में नाव जरूरी है जहाँ पे बर्फ पड़ता है। कश्मीर में नाव की आवश्यकता है, कश्मीर में नाव की आवश्यकता है क्योंकि वहाँ पे हाउस बोट बने हुए हैं। केरल में भी नाव
बहुत मज़ेदार तरीक़ा से मिलेगा। वहाँ पे नौका दौड़ है। दार्जिलिंग में नहीं होगा, सिक्किम में नहीं होगा, यहाँ पे लोग बर्फ़ पड़ते हैं। दिल्ली और मिजोरम में तो नाव का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए कश्मीर में हाउस बोट, केरल में भी नौका दौड़ होता है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है? देखिए, कीटभक्षी पौधा नहीं है तो आपको बता दें कौन कौन है। डायोनिया कीटभक्षी है, नेफेंथिस कीटभक्षी है, सनड्यू कीटभक्षी है, लेकिन एजिटेरम नहीं है। उत्तर आपका सी। रानीखेत का रहा है क्वेश्चन कि रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है जो बहुत मजबूत और चटक रंग का है, अधिक छिद्रयुक्त नहीं है। सुन लीजिए क्या क्या है। जलने पर गंध उत्पन्न करता है, सभी जगह उपलब्ध है तथा बहुत से उपयोग है, उच्च तापमान पर नहीं पहना जाता। देखिए, मात्र एक पॉलिस्टर का कपड़ा है जो गर्मी के दिनों में पहनिएगा तो आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। उच्च तापमान पर नहीं पहना जाता है पॉलिस्टर, जलाने पर गंध देता है, छिद्र नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि यदि भिन्न जाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है तो दूसरे जीव को नुकसान होता है, ऐसे संबंध को क्या कहा जाता है? जैसे कि आप लोग एक बगीचे में पेड़ देखते होइएगा या जंगल में, उसके ऊपर एक पीला कलर का, उसके ऊपर एक पीला पीला कलर का छा जाता है जो पेड़ को सुखा देता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो लियाना कहते हैं। उसका नाम क्या है? लियाना। और उससे क्या होता है? तो नुकसान होता है। किसका? तो पेड़ का। और उसको क्या कहेंगे? तो परजीविता। जो दूसरे पर निर्भर करे, दूसरे जीव पर कहीं भी रहेगा, निर्भर करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, तो उसको परजीविता कहेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस बताइए कौन सा नहीं है? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और आपका बचा दो, तो इसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये अम्लीय गैस है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन से पौधे को डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है? बताइए, डिब्बा बनाइएगा कौन सा पौधा का? गन्ना का बनेगा, मक्का का बनेगा, घास का बनेगा? नहीं, बांस का आप मकान भी बना लीजिएगा, डिब्बा भी बना लीजिएगा काट करके। उसको पिचकारी भी बना लेते हैं हम लोग गाँव देहात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में एक सेकेंड हाँ, निम्नलिखित में कौन सी भोजन संबंधित आदत कार्बन चिन्ह को कम करने में मदद करेगा? मांस मछली खाना कार्बन पद चिन्ह को कम करना है, मांस मछली खाने से नहीं होगा। खाद्य संरक्षण जैसे डब्बा बंद बीन्स का सेवन करना, इससे भी नहीं होगा। दूध और दूध से बने पदार्थ का सेवन नहीं। स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन, जो भी आप मिट्टी से उगा रहे हैं वह कार्बन पद चिन्ह को कम करता है। काफ़ी बेटर चीज़ होता है मिट्टी से जो भी प्राप्त हो। डिब्बा बंद वाले से कोई भी चीज़ बेकार होते हैं। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो मैंने आपको बताया, मित्र पर गमछा झाड़, म से मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, मित्र पर र से राजस्थान, गमछा ग से गुजरात, झ से झारखंड, है ना? ऐसे आप कर लीजिएगा। तो किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गमछा छ से छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है
एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता, तो इस कारण तुरंत ही उसमें कम दामों पर बेचने का निर्णय लेता है। सब्जी देखिए आज नहीं बेचाए ना, तो कल कम दाम में बेचेगा ताकि वो सड़ ना जाए, बर्बाद ना हो जाए, तो इसके बचने का निर्णय कर लेता है, बेचने का। हाँ, तो वह सूचना प्राप्त लेने के लिए शिक्षित नहीं है, गलत बात है। शिक्षित काहे नहीं है भाई, शिक्षित है तब ना बेच ले रहा है, नहीं तो सड़ जाएगा। उसमें विक्रय बेचने का काला का अभाव है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। शीघ्र खराब होने वाले सामान के कारण संकटग्रस्त बिक्री। हाँ देखिए, शीघ्र जो खराब होता है ना, तो उसको संकटग्रस्त बिक्री कहते हैं, मतलब संकट में है, अगर नहीं बेचिएगा तो सड़ जाएगा। ठीक है, उत्तर आपका सी। निम्नलिखित पक्षियों की चोंच में छनने की प्रणाली होती है ना, कौन ऐसा पक्षी है जिसके चोंच में छानने की शक्ति होती है, छान लेता है? मैं आपको बता देता हूं, सही से नहीं बताया क्या? सुराही जानते हैं ना, हंस को जब सुराही दीजिएगा, हंस को जब क्या करिएगा, सुराही में दीजिएगा क्या चीज, दूध और पानी रख दीजिएगा, तो दूध पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ना भाई। तो हो गया क्या, हंसवार, उसका नाम क्या है, फ्लेमिंगो। ये भी याद रखना होगा, क्योंकि हंसावर अगला बार एग्जाम में नहीं देगा, फ्लेमिंगो देगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई। अब आया, इस क्वेश्चन पर डाउट चला है कल के एग्जाम में, ऑफलाइन एग्जाम में जो लोग दिए मेरे यहाँ, उनको काफ़ी परेशानी हुआ है, लेकिन हम परेशानी को ख़त्म करेंगे जड़ से। आप लोग घबराइएगा नहीं, जितना भी सेशन हुआ है, जो हार्ड हुआ है उसमें क्वेश्चन जो भी है लिखवाऊंगा मैं। उस जड़ों को पहचान कीजिए जो, लेकिन 10वीं को आना पड़ेगा, सबसे पहले बता देते हैं। 10वीं को सभी कोई आइए क्लास में, नहीं आइएगा आपका सेशन छूटेगा। चलिए, उन जोड़ों को पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा का उदाहरण है। लार्वा माने समूह का उदाहरण है। जो वैसा कीड़ा का नाम बताइए जो अधिक समूह में रहता है। तो हम आपको अगर बोलेंगे ना देहाती भाषा में, तो आप कहेंगे हाँ समूह में रहता है। एक रहता है भूइला, भूइला देखे हैं, सहजन के पेड़ पर रहता है। एक होता है गरारवा पिलुआ, देहाती में बोल रहे हैं इसलिए आपको समझ में आएगा। गरारवा पिलुआ देखिएगा मिट्टी में रहता है। एक होता है भूइला जो सहजन पर रहता है। तो भाई गरारवा पिलुआ किसे कहते हैं, उसका नाम क्या है, तो उसको सुंडी इल्ली कहते हैं। गरारवा सुंडी कहते हैं भूइला को, इल्ली कहते हैं गरारवा पिलुआ को। अब भाई कैसा होता है, जो लोग नए हैं देख लीजिए, फोटो मैं लेकर के रखा हूं ताकि आप सभी को परेशानी ना हो। चलिए, ई हो गया आपका सुंडी, जो सहजन के पेड़ पर देखने को मिलता है। भूइला, हम लोग क्या कहते हैं इसको, भूइला। ई हो गया आपका गरारवा पिलुआ, इसको कहते हैं इल्ली, लिखा हुआ इल्ली। तो सुंडी इल्ली देख लिया आप लोग, देख लिए ना। एक सेकेंड पहले आ जाते हैं क्वेश्चन पर, भटक चुके हैं हम लोग। हाँ, तो सुंडी और इल्ली जो है वह कीड़ों के लार्वा माने समूह का उदाहरण है, समूह में ही मिलता है। आप कहिएगा सर बाकी तो इल्ली भिरिंग जो है वह समूह में नहीं रहता है, और मक्खियाँ कभी भी समूह में नहीं रहता है। अब कहिएगा कि सर हमारे घर में तो समूह में रहता है बहुत सारा मक्खियाँ, लेकिन भाई बंटते रहता है, मक्खियाँ एक ही जगह नहीं पाया जाता है, घूमते रहता है अपना। तो जहाँ गंदा चीज है वहाँ मक्खियाँ झुकेगा। ठीक है, तो भिड़िंग कहीं भी रहेगा उसको काट दीजिएगा ऑप्शन को, तो 2 ऑप्शन तो यही कट गया। अब मक्खियाँ कहीं भी रहेगा काट दीजिएगा, सुंडी इल्ली हो जाएगा।
इस क्वेश्चन पर काफ़ी डाउट हुआ था, जो हम आपको क्लियर कराए। ईवीएस की प्रकृति कैसी है, मैंने आपको लिखाया कि इसको रटना पड़ेगा। ईवीएस की प्रकृति हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, एकीकृत होती है। क्लियर, रट लेना इसको। ईवीएस की प्रकृति एकीकृत होती है, बाकी कोई सब्जेक्ट की नहीं। ईवीएस पाठ्यक्रम की थीम पर आधारित है, क्योंकि ईवीएस में थीम होता है हम चीजें कैसे बनाते हैं, आवास, भोजन, यात्रा, ये सब होता है। तो भाई हो गया, थीम छात्रों को पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त और अंतर समझ करने में विकसित करता है। कहीं भी नेगेटिव बात नहीं बोला। थीम से आसानी से सीख जाते हैं, आसानी और परेशानी, ऐसे वर्ड पर दूरी बना लीजिएगा। तो आपका उत्तर सबसे बेटर यही है। चलिए, कक्षा 3 और 4 तक ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को निम्नलिखित में किसके अनुशंसा पर एकीकृत करता है, देख लीजिए। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार, नई शिक्षा नीति नहीं है, एनसीएफ है 2005 के अनुसार। नई शिक्षा नीति तो 20 वाला पूछ रहा है क्वेश्चन, अधिक प्रयोग पर बल दिया है। हाँ, ईवीएस की अध्यापिका के लिए अपनी ईवीएस कक्षा में निम्नलिखित में कौन सी सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है? ईवीएस की कक्षा में सबसे चुनौतीपूर्ण कौन सा है? तो आपका उत्तर कौन सा होगा? भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना। ये आपको सबसे बड़ा चुनौती है, क्योंकि कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं। ठीक है, यही आपका उत्तर सबसे बेटर जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस प्रकार का सीखना ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है? तो सबसे क्लियर है, स्वयं करके सीख रहा है तो बेटर है। ईवीएस के लिए क्या है, स्वयं करेगा तो बेटर है। परिभाषा द्वारा सीख रहा है तो गलत बात है। रट कर सीख रहा है तो गलत बात है। विवरण द्वारा सीखना, विवरणों द्वारा सीखना, तो इस ऑप्शन में कहीं भी आपका उत्तर नहीं दिया हुआ है। ये क्वेश्चन गलत था, इस पर नंबर मिला था ईवीएस में। ठीक है, तो विवरण के द्वारा भी सीखना आपका ठीक नहीं है, तो केवल स्वयं करके सीखना इसमें बेटर जाएगा। और चलिए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अगर देखा जाए कुछ हद तक विवरण को शामिल कर लेंगे, ए और बी, दो तो चीज़ गलत है, परिभाषा रटना, तो ए और बी ऑप्शन भी नहीं है कहीं भी। शायद इसी ऑप्शन में फॉल्ट हुआ हो, डी के जगह पर बी होना चाहिए था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस पाठ्यक्रम में हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं, क्या है ईवीएस का थीम है? ऐसे क्वेश्चन में कोई गलती नहीं करेगा। अगला है कि पशुओं के संरक्षण के विषय में छात्रों को संवेदनशील करने के लिए कौन सी नीति की खोज कीजिए। देखिए, छात्रों को संवेदनशील बनाना है, किसके लिए? तो पशु के संरक्षण के लिए। कितना छात्र कुत्ता को ढेला उठा करके मारता है, तो संवेदनशील बनाना है ताकि पशु को संरक्षण मिले। क्या करिएगा? तो सबसे पहली बात आपका होगा क्या? कहानी एवं विवरण सही गया है, फर्स्ट में भी बोले हैं कि कुछ हद तक सही जाता है। प्रयोग पर बल दे रहा है आजकल। हास्य चित्र, मतलब कि हास्य चित्र, कार्टून बच्चों के लिए बहुत हास्य चित्र, कार्टून जरूरी है। और देखिए, प्रयोग इसमें, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रयोग इसमें क्यों गलत देगा? क्योंकि पशु के संरक्षण के लिए प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, संरक्षण के लिए संवेदनशील करना है, तब प्रयोग नहीं करना है। यहाँ प्रयोग की बात नहीं चल रहा है। कविता, कहानी के द्वारा आप संरक्षण सिखा सकते हैं। सबसे बेटर आपका बी इज द राइट आंसर। अगला है कि कक्षाओं में ईवीएस के क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य क्या है? तो छात्रों को अन्वेषण, अवलोकन के अवसर प्रदान करना,
छात्रों को क्रियात्मक कौशल विकास करना, ये भी सही जा रहा है, ये भी सही जा रहा है। आगे भाई क्या देखते हैं क्या गुजरता है। 2 सही गया, 83 का कितना सही गया, 2 सही जा रहा है। चलिए, तो ए और बी तो हम सही कर लिए, ठीक है। 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आप देखते हैं छात्रों में सौंदर्य बोधि संवेदी विकसित करना, सौंदर्य बोधि, कहीं भी सौंदर्य बोधि संवेदन विकसित करना, छात्रों के लिए विषय वस्तु स्मरण करने के लिए मदद करना। यहाँ स्मरण सबसे ज़्यादा गलत होगा, सौंदर्य बोधि कुछ हद तक संवेदन शब्द लगा करके इसको सही कर दिया है। तो आपका ए, बी और सी जाएगा। नेक्स्ट कह रहा कि छात्रों द्वारा पूछे गए ईवीएस की शिक्षा प्राप्ति का महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि क्या सूचक है। चलिए देख लेते हैं क्या पूछा है छात्र। प्रश्न छात्रों को ज्ञान के आकलन में मदद करता है। कोई बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो पता चलेगा कि इसके पास कितना ज्ञान है। प्रश्न छात्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति का अवसर देता है, मतलब खुद से पूछ रहा है अपनी बातों को। प्रश्न छात्रों के प्रति जिज्ञासा का सूचक है, जिज्ञासा है तब पूछ रहा है आपसे। प्रश्न छात्रों को क्रियात्मक कौशल का मूल्यांकन करता है। भाई ये तो आपका ए बी सी सही जा रहा है, क्योंकि 3 ही ऑप्शन देना है आपको, तो आप ए, बी और सी दीजिए सबसे बेटर। क्रियात्मक कौशल का मूल्यांकन नहीं करता है, यहाँ मूल्यांकन नहीं हो रहा है, यहाँ जांच नहीं हो रहा है, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए आपका ए, बी, सी जाएगा सही। नेक्स्ट है कि ईवीएस का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है। तो विश्लेषण है एक, विश्लेषण क्या है, तो विश्लेषण है प्रक्रिया कौशल है। विश्लेषण क्या है, एक प्रक्रिया है। विश्लेषण क्या है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। विश्लेषण क्या है, मनोसामाजिक क्रिया है। लेकिन विश्लेषण उत्पाद क्रिया नहीं है। विश्लेषण के अंतर्गत विश्लेषण में मनोसामाजिक भी नहीं आएगा, आपका याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो विश्लेषण में आपका आता है प्रक्रिया कौशल और संज्ञानात्मक कौशल, याद रखिएगा आप लोग। 85 का उत्तर ए जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षकों को अतिरिक्त निम्न में से कौन सा ईवीएस की शिक्षा का एक अच्छा समाधान हो सकता है। ईवीएस के लिए सबसे अच्छा समाधान क्या होगा, तो समाचार पत्र से ईवीएस सिखाया जाता है, इसमें प्रदूषण के बारे में हो जाता है। समुदाय के सदस्य से भी ईवीएस सीख लेगा, कविता से नहीं सीखता है। क्रियाकलाप भी वहाँ पे गलत था, देखें आप लोग अभी थोड़ा देर पहले। तो 86 का उत्तर आपका सी पड़ जाएगा। तो क्रियाकलाप आप लोग 2 बार देख लिए, क्रियाकलाप जो जा रहा है वो ईवीएस के लिए गलत जा रहा है, देख लीजिए कहाँ था क्रियाकलाप भाई, यहाँ देखिए क्रियात्मक कौशल ईवीएस के लिए गलत जा रहा था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में किन विषयों की चर्चा ईवीएस के कक्षा में होगी, बताइए क्या क्या चर्चा करिएगा आप। एक तो पेट्रोल का करिएगा, पशु के संरक्षण का कीजिएगा, जल आपदा पर करिएगा, बीजों के अंकुरन में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण। ये जो है ना सांद्रण इतना हार्ड कर दिया कि मत पूछिए। तो आपका ए और बी और सी जाएगा सही। बात समझ में आया। सांद्रण आपको पढ़ाना है 10th 12th लेवल के बच्चों को। निम्नलिखित में कौन सा ईवीएस मूल्यांकन में सामाजिक कौशल का सूचक हो सकता है। सामाजिक कौशल का कौन सा सूचक है इसमें, वर्गीकरण, विश्लेषण, साझा करना। देखिए समाज में ही हम कोई चीज़ साझा करते हैं, लेन देन मिलकर कार्य करते हैं समाज में ही, तो सबसे बेटर ये मारेंगे हम। बात समझे। कितना लोग सृजनात्मक लेखन मारा होगा, लेकिन आपका उत्तर सबसे बेटर समाज में यही होता है। रंग के आधार पर पशुओं का वर्गीकृत करना,
रंग के आधार पर। यह क्या बताता है, यह क्या इंगित कर रहा है, बताइए आप सभी कोई। तो सीखने का उद्देश्य, रंग के आधार पर अगर किसी पशु का आप वर्गीकरण कर रहे हैं, ये क्वेश्चन को याद रखिए, काफी बेटर है। कोई भी व्यक्ति को आप रंग के आधार पर छांट रहे हैं, बांट रहे हैं, तो उसको सीखने का उद्देश्य कहते हैं। कोई भी चीज को रंग के आधार पर आप बांट रहे हैं, जैसे कि मनुष्य में ही गोरा रंग, काला रंग, सांवला रंग, तो ये सीखने का उद्देश्य हो जाएगा। रंग के आधार पर क्या होगा, उद्देश्य। रंग के आधार पर बांटना, उद्देश्य। रंग के आधार पर बांटना, उद्देश्य। याद रहेगा ना? नहीं रहेगा तो हम क्लास में लिखाऊंगा जरूर, ऑफलाइन क्लास में। और आज का लास्ट प्रश्न है, आप लोग काफी देर तक टिके हैं, बहुत अच्छी बात है। शिक्षिका द्वारा ईवीएस के छात्रों का मूल्यांकन उनके अवलोकन द्वारा उसे प्रश्न पूछकर चित्र बनाने में उनकी मदद तथा विचार विमर्श, हिस्से लेने और उसके उपरांत कई परीक्षण यह दर्शाता है कि, क्या दर्शाता है, बहुत सारे परीक्षण। शिक्षिका अवलोकन का उपयोग करती है, शिक्षिका संकलित मूल्यांकन करती है, शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन का प्रयोग करती है। आप देखिए फंस गया क्वेश्चन, फिर से देखना होगा। कह रहा है कि शिक्षिका द्वारा, माने टीचर द्वारा, आप टीचर है। लास्ट क्वेश्चन है, समझिए बढ़िया से। ईवीएस छात्रों का मूल्यांकन उनके अवलोकन द्वारा देख करके उससे प्रश्न पूछ के कर रहे हैं आप। चित्र बनाने में उसकी मदद भागीदारी के द्वारा देख रहे हैं। विचार विमर्श लेने, उसके उपरांत कई परीक्षण दर्शाता है, माने बहुत सारे आप परीक्षण ले रहे हैं। तो ये जो शिक्षिका काम कर रही है, विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन का प्रयोग कर रही है, विद्यालय के द्वारा। सीधी सी बात है, जब शिक्षिका, सुन लीजिए मेरी बात, आपका मूल्यांकन कर रही है तो डेफिनिट रूप से विद्यालय आधारित मूल्यांकन ही करेगी, ना कि कोई अलग तरीका से। तो आज के लिए इतना ही, काफी बेटर सेशन था और सबसे हार्ड सेशन माना गया था। अब की बार इसमें नंबर भी बढ़े थे, सेशन में सबसे हार्ड सेशन इसको माना गया 27 दिसंबर 2021 को। तो मैं 60 प्रश्न कराया। तो दोस्तों आप सभी को इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ठीक है? अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करके जाइएगा। वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं अगले पार्ट में। 10वीं को ऑफलाइन क्लास में मिलते हैं, फिर से कराऊंगा, आपको अच्छे से लिख पाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।